ऑडियो चेक कीजिएगा एक बार और PHP सेशंस और ये अपना फैच तक का पार्ट है, यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा लोकल होस्ट 829 मार्च PHP सेशंस में हमने लास्ट किया था फैच तक। ठीक है, तो फैच करने के लिए हम लोगों ने कुछ यहाँ डिफाइन किया था कि लाइक इस तरह से आप डिफरेंट फाइल में आके अपना सेशन स्टार डिफाइन करेंगे बिफोर HTML और एको करेंगे आप अपने सेशन वेरिएबल्स के नेम को। सो जो हम लोगों ने यहाँ पर सेशन में सेट किए थे वेरिएबल्स वो हमें न्यू डॉक्यूमेंट में रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट वे क्या हो सकता है? तो डिफरेंट वे ये हो सकता है कि हम लोग अपने सेशंस में नंबर ऑफ जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको फैच करने के लिए प्रिंट आर और यहाँ पर हम लोग सीधे सुपर ग्लोबल डिफाइन कर देंगे सेशन। इससे क्या होगा कि जितने भी नंबर ऑफ सेशंस वेरिएबल हैं जो आप फैच कर रहे हो वो और जो आप नहीं फैच कर रहे हो वो भी सभी आपको दिखाई देंगे एरे के फॉर्म में। तो ट्राई करके देखेंगे। सो अनदर वे टू शो ऑल सेशन वेरिएबल वैल्यूज़ फॉर अ यूज़र सेशंस इज़ टू रन द फॉलोइंग कोड, जो कि हम लोगों ने डिफाइन किया है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक किया तो देखो मैंने यहाँ पर ये नहीं बताया कि मेरा वेरिएबल का नेम कलर और नेम यहाँ पर दो चीज़ें हैं। ऑटोमेटिकली उसने मेरे सेशन से डेटा फैच कर लिया। ठीक है, तो कल को मान लो कि हम लोग वहाँ पर जाके एक और नई वैल्यू डिफाइन कर देते हैं PHP सेशंस के एग्जांपल में। लेट्स से हमने पुट किया पर क्या लोकेशन में क्या लिखा साउथ एक्सटेंशन EXTENSION। कंट्रोल एस करेंगे इसको। तो सबसे पहले ये फाइल आपने ओपन करना है, तो ये क्या होगा सेशन में चला जाएगा वेरिएबल। ट्राई करेंगे यहाँ पर बैक, फिर नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर देखो अभी तक सेशन हमारा नहीं बना। जैसे ही मैं ये अपनी फैच सेशन वेरिएबल से ऊपर वाली फाइल को रन करता हूँ सेट वाला, अब जब आप यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे इस फाइल को फैच सेशन वेरिएबल एग्जाम्पल1, तो इसमें हमने दो ही वेरिएबल रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन लास्ट वाले हम लोग कोई वेरिएबल नहीं बता रहे। हम कह रहे हैं जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं सेशन में सारे दिखा दो। ठीक है, तो हमने इस स्पेसिफिक फाइल में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया फैच सेशन वेरिएबल एग्जाम्पल2 के अंदर। हम कह रहे हैं सेशन के अगेंस्ट जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो सब वन गो में आपको दिख जाए। तो देखो एरे फॉर्म में मुझे पूरा का पूरा डेटा रिटर्न हुआ। एरे में की क्या है, ये एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में हमें डेटा आ रहा है। की इज़ कलर, वैल्यू इज़ ग्रीन, की इज़ नेम, वैल्यू इज़ एप्टे, की इज़ लोकेशन, वैल्यू इज़ साउथ एक्सटेंशन। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, हाउ डज इट वर्क्स, हाउ डज इट नो इट्स मी। मोस्ट सेशन सेट अ यूजर की ऑन द कंप्यूटर दैट लुक्स समथिंग लाइक, एक इस तरह से इंक्रिप्टेड की बनती है आपकी। ठीक है, then when a session is open on another page it scan the computer for user key. If there is a match it access that session, if not it start a new session. ठीक है, तो जब भी हम लोग ये वाली फाइल रन करते हैं ना सेट सेशन वेरिएबल वाली, तो इसको वो वैल्यू पहले से मिलती है, तो ये उसको दोबारा से नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं उस वैल्यू को अपडेट कर दूँ जाके, तो यस हाँ उस वैल्यू को नया सेशन स्टार्ट कर देगा। सो इसका एग्जाम्पल नीचे हम लोग अगर देखें like modify a PHP session variable to change a session variable, just overwrite it. like हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने कई बार इसको डिफाइन किया होगा चेंज सेशन के नाम से। तो हमने कलर को यहाँ पर क्या लिखा है पिंक, पहले कलर था हमारा ग्रीन। तो अगर मैं यहाँ पर इस चेंज सेशन वेरिएबल वैल्यू को रन करता हूँ तो मुझे क्या डेटा रिटर्न आया पिंक। अब जब आप यहाँ से फैच सेशन वेरिएबल एग्जाम्पल1 को चलाओगे तो वैल्यू क्या हो गया हमारा पिंक। ठीक है, तो ओवरराइड करने के लिए कोई अलग कोड नहीं है, कोई डिफरेंट सिंटैक्स नहीं है, जस्ट उस वेरिएबल के की को आपने मैच करना है और उसके अगेंस्ट अपनी नई वैल्यू को पास करना है, जो हम लोग कुकी के अंदर कर रहे थे एक्जैक्टली वही करना है। नेक्स्ट, डिस्ट्रॉय अ PHP सेशन। तो डिस्ट्रॉय का क्या काम होता है कि लाइक अभी क्या हो रहा है कि जब मैं यहाँ से फैच कर रहा हूँ तो मुझे डेटा मिल रहा है,
अगर मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया तो जब मैं इसको हिट करूँगा तो मुझे डेटा नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कोई एरर आना चाहिए मेरे को, लाइक सेशन वेरिएबल इज नॉट सेट या नॉट फाउंड समथिंग। सो डिस्ट्रॉय करंट सेशन क्लिक करेंगे यहाँ पर और बैक करेंगे और वापस से हम लोग अपनी फाइल पर आएंगे, फैच सेशन वेरिएबल एग्जाम्पल 1। तो क्या लिखा रहा है, अनडिफाइंड एरे की कलर एंड अनडिफाइंड एरे कीज नेम, ठीक है। और जो दूसरा एग्जाम्पल है इसमें हमारा एरे क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, ठीक है। अब इस वाले का बेनिफिट कहाँ हम लोग लेते हैं, तो जैसे क्या होता है जब भी किसी यूज़र को हम लोग लॉगिन करवाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं उसका सेशन स्टार्ट करते हैं कि वो वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद कहाँ कहाँ गया, ठीक है। तो मेरे पास उसका पूरा ट्रैक होगा, ठीक है। या दूसरा एग्जांपल ऐसा समझो कि एक विजिटर किसी साइट पर गया और मैंने सेशन को बैकएंड में स्टोर कराया। मान लो कि आपने किसी बैंकिंग की वेबसाइट में जाकर कोई फॉर्म फिल किया लेकिन अधूरा छोड़ के आप वापस आ गए, आप सोचो कि मैंने तो फॉर्म सबमिट नहीं किया तो मेरी इन्फॉर्मेशन आगे नहीं जाएगी। बट वो अगर सेशन ट्रैक कर रहे हैं तो वो आपके जितना भी आपने टाइप किया सारा डेटा उनके पास पहुंच चुका है। इसी बेसिस पर क्या होता है, आपके पास एक कॉल बैक आता है, सर इसके बाद आपने आगे कंटिन्यू नहीं किया, ठीक है। तो वो क्यों नहीं किया, वो यही तरीका होता है पता करने का। फेसबुक पिक्सल होता है वो भी सेशन की। हाँ, फेसबुक पिक्सल्स भी वही ट्रैकिंग करने का काम करता है। फेसबुक पिक्सल्स, गूगल एनालिटिक्स सब यही काम करते हैं। हम लोग रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग कैसे करते हैं, लाइक तुमने कोई जूता देखा, फिर मैं तुम्हें उसी का बार बार दिखा रहा हूँ या मैं उसके सब्स्टिट्यूट तुम्हें दिखा रहा हूँ, तो वो सब वही होता है, पिक्सल ट्रैकिंग बोलते हैं इसको हम लोग। तो डिस्ट्रॉय करंट सेशन का बेनिफिट सबसे ज़्यादा कहाँ पर आता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने एक वेबसाइट में यूज़र को लॉगिन कराया, लॉगिन जब तक वो है, जैसे मान लो मैं लॉगिन हूँ इस वक्त, अगर मैं यहाँ पर इस यूआरएल को कॉपी करके मैं ले जाके यहाँ डाल देता हूँ तो मेरा जीमेल यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली चल जाएगा। बट अगर मैंने लॉग आउट कर दिया होगा और ये एड्रेस अगर मैं पेस्ट करूँ तो ये नहीं चलेगा। आगे देख रहे हो कुछ एक इनक्रिप्शन लगी हुई है, ठीक है। तो यही काम होता है इसका। तो यानी कि ये सेशन अभी मेरा चल रहा है, लॉग आउट नहीं हुआ है। जब तक लॉग आउट नहीं हुआ जितनी बार आप इसको यूआरएल कॉपी पेस्ट करके चला लो। बहुत सारे लोग पहले ये सोचते हैं कि किसी का यूआरएल कॉपी कर लेंगे बाद में हम चला लेंगे, ठीक है। तो पहले के टाइम में लोग सिक्योरिटी का इस चीज़ का ध्यान रखते नहीं थे। हम सीखते तो फेलियर से ही है ना, कि ऐसा कुछ हो गया तो क्यों हुआ, ठीक है, तब तो लगाओ भी सिक्योरिटी उसके ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई यूज़र अपना लॉग आउट करता है, लॉग आउट पर हम लोग ये कोड लगा देते हैं कि सेशन स्टार्ट, ठीक है। तभी तो लॉग आउट पता चलेगा हम किसको लॉग आउट करवा रहे हैं। फिर हम लिखते हैं सेशन अनसेट, तो जितने भी सेशन वेरिएबल हमारे बने वो सारे अनसेट हो जाए, देन उसके बाद में सारा क्या हो जाए, सेशन डिस्ट्रॉय हो जाए। तो लॉग आउट पर जनरली यही कोड चलता है बस, कि जैसे यूज़र ने लॉग आउट दबाया तो लॉग आउट डॉट PHP फाइल एक हम लोग लगा देंगे उसके ऊपर और वहाँ पर जाकर हम ये सब खत्म कर देंगे। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर इसके बाद हम लोग एक रीडायरेक्शन लगा देंगे, जैसे ही ये डिस्ट्रॉय हो उसके बाद में रीडायरेक्ट हो जाए साइन इन साइन अप के पेज पर। अब क्या होगा, जब यूज़र चलाने की कोशिश करे तो चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसका सेशन खत्म हो चुका है। ये चीज़ है। तो सेशन दो तरह से खत्म होता है, एक कि मैं फाइल को बंद कर दूँ, दूसरा मैं सेशन को डिस्ट्रॉय कर दूँ। तो टैब बंद करने पर भी सेशन डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, और ऐसे भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। बट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप हमेशा इसको ज़रूर से लगाइए। इससे क्या होगा, जब भी यूज़र पेज को छोड़ेगा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरली चलता है हमारा लॉग आउट वगैरह कराने के लिए। तो जब मैंने अभी जैसे हम लोग आगे चलेंगे तो बैकएंड जोड़ देंगे इसके साथ में, तब आप देखिएगा यही सेम चीज़ आपकी अगेन रिपीट होगी। तो ये था आपका सेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूसरा इसके बाद आपका जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो है फ़िल्टर्स। फ़िल्टर हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, अगर आपको याद हो फॉर्म वैलिडेशन। तो फॉर्म वैलिडेशन में जिस दिन हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशंस कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने फ़िल्टर लिखा था ईमेल आईडी के लिए, ठीक है। तो एक नज़र डालते हैं ज़रा उसके ऊपर, हमने कौन सी क्लास में किया था। फॉर्म वैलिडेशन, फॉर्म वैलिडेशन इस वाली फाइल में होगा। ठीक है। तो ये फ़िल्टर वेरिएबल क्या काम करता है, बड़ी अमेजिंग चीज़ है। और इसके अंदर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़िल्टर्स आते हैं, जैसे फ़िल्टर वैलिडेट ईमेल। तो इससे बेनिफिट ये है कि वैसे तो ईमेल को भी हैंडल करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन आता है, बट हमें यहाँ पर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिखना पड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारे पास फ़िल्टर वेरिएबल था कि हम लोग क्या डेटा फ़िल्टर करके लिखा रहे हैं। ऐसे यूआरएल जैसे ये वेबसाइट का है, हमने यहाँ पर एक रेगुलर एक्सप्रेशन लगाया
बट मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास इसका भी तरीका है फ़िल्टर कराने का। इसी तरह से अगर कोई यूज़र मुझे आईपी एड्रेस भेज रहा है तो मुझे उसको भी ट्रेस करने का तरीका है कि आईपी उसने मुझे सही दिया है कि गलत दिया है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर बस एक डाल के छोड़ा था दैट टाइम, अब आप इसके बेनिफिट्स देखोगे। तो ये 15 में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हम लोग आते हैं फ़िल्टर्स के अंदर। तो बात करेंगे पहले फ़िल्टर्स की। फ़िल्टर्स क्या होते हैं? तो फ़िल्टर का बेसिकली काम होता है वैलिडेटिंग डेटा एंड सैनिटाइजिंग डेटा। Validating data determine if the data is in proper form, and sanitizing data means remove all any illegal characters from the data। ठीक है, तो ये डेटा में से जो भी लीगल का मैटर रहेगा उसको हटा देगा। जैसे मान लो स्क्रिप्ट, जैसे मान लो किसी ने फॉर्म सबमिट करता है, H1 लिख के उसमें कोड करके डाल दिया आपके फॉर्म के अंदर। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास कोई भी डेटा के अंदर कुछ भी अनोनिमस चीज़ है। मैं वही चाहता हूँ जैसे नेम तो नेम ही है, ये नहीं कि नेम में उसने स्ट्रॉन्ग लिख के डेटा सबमिट मार दिया। हो जाता है, लोग सिक्योरिटी नहीं लगाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मुझे डेटा को सैनिटाइज करके ही लेना है यूज़र से, कि जब वो डेटा सबमिट हो तो अगर यूज़र इस तरह की चालाकी कर रहा है तो वो सब साफ़ हो जाए अपना सबमिट के टाइम पर। सो द PHP filter extension, the PHP filter are used to validate and sanitize input. The PHP filter extension has many of the functions needed to for checking user input and is designed to make data validation easier and quicker. So एक फंक्शन अपने पास, the filter list function can be used to list what the PHP filter extension offer. तो जैसे क्या होता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे डेट ऑब्जेक्ट, उसके अंदर आवर्स, मिनट, सेकंड्स, मिली सेकंड्स, इस तरह की चीज़ होती है। ऐसे ही इस फिल्टर फंक्शन के अंदर नेस्टेड फंक्शंस हैं। सो मैनी कि हमें करना क्या है। सो एग्जांपल अगर हम लोग देखें PHP फिल्टर का, तो आप ये देखिए इतनी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। इंटीजर, बूलियन, फ्लॉट, वैलिडेट रेगुलर एक्सप्रेशन, डोमेन को वैलिडेट करा सकते हैं, यूआरएल को वैलिडेट करा सकते हैं, ईमेल, आईपी, मैक एड्रेस, स्ट्रिंग, स्ट्रिप, एनकोडेड, स्पेशल कैरेक्टर, फुल स्पेशल कैरेक्टर, अनसेफ रॉ, ईमेल, यूआरएल, नंबर, इंटीजर, नंबर, फ्लॉट। तो मेजर यही डेटा होता है, सारा आ गया हमारे पास। अब इन सब की अपनी एक आईडी होती है यूनिक, बट आप यहाँ देखोगे तो दो चीज़ों की आईडी एक ही है ना। अब हुआ क्या है कि स्ट्रिंग वाला जो है ये डेप्रिकेट हो गया है। PHP का जो लेटेस्ट चला है ना 8.1, उसमें डेप्रिकेट हुआ है, बट लेकिन अभी चल रहा है। ठीक है, लेकिन VS कोड आपको क्लियरली दिखाएगा कि भाई ये चीज़ जो है आप जो चला रहे हो ये डेप्रिकेट हो गई। अब ये जो है ना स्ट्रिप पे चला गया। तो आपको याद होगा मैंने आपको स्ट्रिप की और ट्रिम की कोडिंग कराई थी, तो हमने लेटेस्ट वाले पर काम किया था। चलो जरा इस पर नज़र डालते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा था, यहाँ पर एक टेबल बना के ना हमने क्या लिखा, फिल्टर लिस्ट और एज। हमने यहाँ पर क्या करा, फॉर ईच लूप चलाया, आईडी और फिल्टर की वैल्यू का अलग अलग निकाल लिया इसके अंदर हमने यहाँ पर TRT में लिखा कि पहले हमें फ़िल्टर दे दो और फिल्टर की आईडी क्या है वो बता दो। तो ये जब लूप हमने रन किया तो हमें ये डेटा बेसिकली इसके अगेंस्ट रिसीव हुआ कि फ़िल्टर के अंदर इतनी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, सारा डेटा आ गया। अब यहाँ पर हम वापस अपनी फाइल में आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम देखेंगे वाई यूज़ फिल्टर्स। मैनी वेब एप्लीकेशंस रिसीव एक्सटर्नल इनपुट। एक्सटर्नल इनपुट्स या डेटा कैन बी यूज़र इनपुट फ्रॉम अ फॉर्म, कुकीज़, वेब सर्विसेज डेटा, सर्वर वेरिएबल्स एंड डेटाबेस क्वेरी रिजल्ट्स। यू शुड ऑलवेज वैलिडेट एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल मतलब जो यूज़र इनपुट कर रहा है। ठीक है, इनवैलिड सबमिटेड डेटा कैन लीड टू सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स एंड ब्रेक योर वेब पेज। मान लो उसने कुछ स्क्रिप्ट कोड लिख के कोड आपका कमेंट में सबमिट मार दिया और आपने HTML स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगा रखा होगा तो आपको दिक्कत आ जाएगी उस केस में। वाई यूजिंग PHP फिल्टर्स यू कैन बी श्योर योर एप्लीकेशन गेट द करेक्ट इनपुट। सो द PHP फिल्टर वेरिएबल फंक्शन, अब इसके अंदर क्या आता है, फिल्टर लिस्ट में फिल्टर वेरिएबल फंक्शन। द फिल्टर वेरिएबल फंक्शन बोथ वैलिडेट एंड सैनिटाइज। ये एक ही बार में दो काम करेगा, ये वैलिडेट भी कर सकता है और डेटा को सैनिटाइज भी कर सकता है। द फिल्टर वेरिएबल फंक्शंस फिल्टर अ सिंगल वेरिएबल with a specified filter. It take two pieces of data. First, the variable you want to check and the type of check to use. तो जैसे कि अगर हम लोग 15th की डेट में अगर ये देख रहे हैं PHP के वैलिडेशन को जो हमने यहाँ पर लगाया था तो हमने क्या यूज़ करा, फिल्टर वेरिएबल फंक्शन। पहला वैल्यू क्या है,
यहाँ पर हम किस को चेक करना चाह रहे हैं, हमने ईमेल को चेक किया। अब ईमेल क्या है, ईमेल इज़ अ वेरिएबल, हमने जो डिफाइन करके रखा हुआ है ना। किधर गया ये, है ना। तो पहला समझ में आया, द वेरिएबल यू वांट टू चेक। सेकंड क्या है, द टाइप ऑफ चेक टू यूज़। तो हम क्या चेक करें, फिल्टर वैलिडेट ईमेल। चलो, तो सैनिटाइजिंग अ स्ट्रिंग, पहले स्ट्रिंग की बात करते हैं कि स्ट्रिंग को कैसे सैनिटाइज किया। द फॉलोइंग एग्जांपल यूजेस द फिल्टर वेरिएबल फंक्शंस टू रिमूव ऑल एचटीएमएल टैग फ्रॉम अ स्ट्रिंग। सो यहाँ पर हमने क्या करा, सैनिटाइज अ स्ट्रिंग के अंदर हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, लेकिन हमने h1 की कोडिंग कर रखी है उसके अंदर। हमने यहाँ पर लिखा फिल्टर वेरिएबल स्ट्रिंग को सैनिटाइज करो और वैलिडेट करो। हमने यहाँ पर लिखा फिल्टर सैनिटाइज स्ट्रिंग। तो ये क्या करेगा, रिमूव ऑल HTML एंड PHP कोड, एंड बाद में हमने क्या करा, न्यू स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया। तो अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर कमेंट करके रखता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर लेता हूँ, और मैं str को डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ कंट्रोल S के साथ, और यहाँ करेंगे रिफ्रेश, और यहाँ से करेंगे सैनिटाइज अ स्ट्रिंग, तो मुझे क्या रिटर्न आ रहा है, डेटा h1 में, है ना। और अगर मैं इंस्टेड ऑफ दिस इसको चलाता हूँ, तो जब फाइल को आप रिफ्रेश करेंगे तो दिखाई दे रहा है h1 आपका रिमूव हो गया इसके अंदर से। तो सैनिटाइजिंग का मतलब समझ में आया कि अगर मेरे स्ट्रिंग की बात हो रही है तो उससे मुझे स्ट्रिंग डेटा चाहिए, उसके साथ जो स्क्रिप्ट टैग लगे हुए वो नहीं होने चाहिए, या जो HTML टैग लगे वो नहीं होने चाहिए। तो ये काम करता है आपका फिल्टर वेरिएबल के अंदर, फिल्टर सैनिटाइजिंग स्ट्रिंग। अब देखो रहे, ये फिल्टर सैनिटाइजिंग स्ट्रिंग यहाँ पे हमें स्ट्राइक तुम्हें दिखाई दे रहा है, मतलब पॉइंटर जब गया तो लिखा आ रहा है कि भाई ये जो फीचर हम लोग देख रहे हैं, ये फीचर जो है वो डेप्रिकेट हो गया, लिखा आ रहा है सबसे फर्स्ट लाइन में देखोगे, इज डेप्रिकेटेड। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि डेप्रिकेट हुआ है 8.1 के अंदर, जो ऊपर यहाँ लिखा हुआ है। इसकी आईडी क्या होती है, 513। तो हमने यही देखा था ना शायद ऊपर कुछ। अगर मैं यहाँ पर इस फाइल में आता हूँ तो 513 पर मुझे स्ट्रिंग की वैल्यू दिखाई देती है। तो अभी अवेलेबल है, बट आगे वाले वर्जन में नहीं रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग स्ट्रिप का यूज़ करेंगे। तो स्ट्रिप हमने कैसे यूज़ करना होता है, तो आपको अगर याद होगा, फॉर्म वैलिडेशन के अंदर हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया था। चलो बैक आते हैं। वैलिडेट एन इंटीजर, द फॉलोइंग एग्जांपल्स यूज द फिल्टर वेरिएबल फंक्शंस अगेन टू चेक इफ वेरिएबल इंटीजर इज एन इंटीजर। ठीक है, इफ इंटीजर इज एन इंटीजर द आउटपुट ऑफ द कोड बिलो विल बी इंटीजर इज वैलिड, इफ इंटीजर इज नॉट एन इंटीजर द आउटपुट विल बी इंटीजर इज नॉट वैलिड। सो यहाँ पर हमें रिटर्न हो रहा है इंटीजर इज वैलिड। तो इसका कोड क्या लिखा हमने, जरा वो चेक करो। तो यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं, इंटीजर वाला कौन सा, ये रहा। हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल के अगेंस्ट वैल्यू है, इंट हमने शॉर्ट में लिखा है, इसकी वैल्यू है 50। हमने लिखा फिल्टर वेरिएबल इंटीजर फिल्टर वैलिडेट इंटीजर ट्रिपल इक्वल टू फॉल्स। अगर यहाँ पर फॉल्स है, क्योंकि हम लोग अनडिफाइंड के अगेंस्ट चेक कर रहे हैं ना, नॉट, तो क्या हो गया, वैलिड। अदरवाइज क्या होगा, इनवैलिड। तो ज़रा ये चेक करो, फिल्टर वैलिडेट इंटीजर वाली कोई चीज़ है क्या यहाँ पर। बट हाँ, वो इसमें आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये जो चलता है ये आपका फिल्टर वेरिएबल के अंदर का पार्ट है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ आती हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूँ। IP इंटीजर मैक URL बुलियन ईमेल फ्लॉट डोमेन रेगुलर एक्सप्रेशन बुलियन, आगे सारे ऑप्शन। तो आपने सीधे लिखना फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर। अगर IP को आप चेक करो तो IP लिखोगे, इंटीजर वैल्यू को चेक करो तो इंटीजर लिखेंगे, मैक एड्रेस जो होता है हमारा डिवाइस का, URL बुलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स। तो इस तरह के आपके सारे ऑप्शन फिल्टर वेर के अगेंस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस लिस्ट में आपने देखा हमें स्ट्रिंग नहीं दिखाई दिया, नहीं आया ना स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग जो है वो आपका डेप्रिकेट हुआ है, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। बोल दो बार ही क्यों डाला उसने? कहाँ पर है, एक बार बोल रहा है, एक बार भूलिए।
वूल और वुलियन दोनों एक ही काम करते हैं। वुलियन हमारा चलता है जो जावास्क्रिप्ट से इंस्पायर्ड लोग काम कर रहे हैं। वूल जो है वो पीएचपी के अंदर दिया हुआ है कि पीएचपी हम लोग सीधे वूल लिखते हैं, वुलियन पूरा नहीं टाइप करते। ठीक है, तो मतलब जो जैसा कंफर्टेबल वही चला सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, दोनों काम एक ही होता है। अब जैसे यहाँ पर एरे हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग लिखते हैं एरे बनाना ब्रैकेट, लेकिन अगर मैं एरे मेन ब्रैकेट बनाऊँ तो वो भी एक्सेप्टेबल है, गलत नहीं है वो भी। लेकिन जिसको जेएस वाला एग्जाम्पल से चलाना है, चला सकता है, क्योंकि टोटली ये जो बेस्ड है ना, इसलिए तो कहते हैं कि पीएचपी के लिए कोई टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। पीएचपी हाईली इंस्पायर्ड है जावास्क्रिप्ट से। तो जो जेएस के लूजली टाइप पे चलाना चाह रहा है उसमें भी एक्सेप्टेबल है, और जो पीएचपी को पीएचपी के फॉर्म में चलाना चाह रहा है उसमें भी एक्सेप्टेबल है। अगर हमने फिल्टर वेरिएबल लोअर केस में लिखा तो चलेगा या नहीं चलेगा? लोअर केस के लिए, हाँ। लोअर केस के लिए ये काम नहीं करता आपका। इसका काम लोअर केस में लेना नहीं है। इसका काम है कि क्या डेटा मेरा सही मैनर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि वो वैलिडेशन नहीं हुआ अपर केस लोअर केस, दैट इज आपका टाइप। तो आप क्या लिखोगे, टू अपर केस टू लोअर केस उसके लिए। नहीं, जैसे हमने अभी अपर केस में लिखा हुआ कैप्स में लिखा है अच्छा, filter ये इसकी लिखने की बात कर रहे हो, नहीं ये कैपिटल ही जाएगा, स्मॉल नहीं। इसके अंदर इन्होंने ये ना जैसे दिया हुआ है वैसे ही लिखना है। ये देख रहे हो सारे कैप्स में आए हुए हैं, जो चीज़ में स्मॉल है वो स्मॉल में मिलेगी, जो कैप्स में मिलेगी आपको। जो कैप्स में वैल्यू होती है जनरली उसको बोलते हैं कांस्टेंट, मतलब ये ऐसे ही लिखना है। आईडी क्या है, 257। चेक करके देखें यहाँ पर। चलो, तो बैक करेंगे यहाँ से। तो ये था हमारा इंटीजर का एग्जांपल कि इंटीजर को हमें किस तरह से वैलिडेट कराना है। नेक्स्ट इसमें हम लोग एक दो चीज़ और डाल सकते हैं। यहाँ पर आओ, इस फाइल को सेव एंड क्लोज कर लो। क्लोज 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 क्लोज, पीएचपी फिल्टर्स को ओपन रखिए। अब इसमें ना इंटीजर वाले में एक प्रॉब्लम ये है कि ज़ीरो के साथ जब आप इसको चेक करते हो तभी सही से काम नहीं करता। ट्राई करके देखेंगे। यहाँ ये कॉपी पेस्ट, यहाँ लिखिए फिल्टर अंडरस्कोर वेरिएबल, स्मॉल में ही आएगा, एंड प्रॉब्लम विद ज़ीरो। ठीक है, in the example above, if dollar integer was set to 0, the function above will return integer is not valid. To solve this problem, use the below example.
इसको रीनेम कर देंगे, सेव एज कर लेंगे, इसको नंबर 2 करेंगे यहाँ पर। वैलिडेट एन इंटीजर विद 0। तो पहले तो ये देखते हैं कि भाई 0 लिखने से हो क्या रहा है। यहाँ ये इंस्टेड ऑफ 50 हमने ओनली 0 यहाँ पर रखा है। यहाँ आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, क्या रिटर्न है, इंटीजर इज नॉट वैलिड। तो वैलिड स्टेट में लाने के लिए आपको यहाँ करना पड़ेगा तो लिखिए इफ फिल्टर वेरिएबल इंटीजर फिल्टर वैलिडेट इंटीजर ट्रिपल इक्वल टू 0 और फिल्टर वेरिएबल इंटीजर और फिल्टर वैलिडेट, यहाँ पर जाके आप डिफाइन करोगे इसको फॉल्स। तो हमने इसको ये बता दिया कि इसकी उतना दिक्कत सिर्फ 0 के साथ है, ठीक है। तो अगर 0 है तो ये वैलिड है, अदरवाइज 0 के अलावा कुछ और अगर आ रहा है नंबर तो वैलिड है, क्योंकि 0 को ये समझ नहीं पाता। तो आपने बस इतना इसमें सेट कर देना है और लगा के, अब आपका ये जो होगा वैलिड में रिटर्न आना चाहिए। फाइल को ने सेव नहीं किया, शायद सेव कर दो एक बार। ट्रिपल इक्वल टू 0 और ठीक है फॉल्स। रिफ्रेश, स्टिल अभी भी दिक्कत है। इंटीजर इक्वल टू 0 हमारी फाइल का पाथ जरा एक बार चेक करो, 2 सही है। कोई डिफरेंट नंबर डाल के देखो ज़रा, हमें वैलिड कर रहा है कि इनवैलिड कर रहा है, वैलिड है। कट, रिमूव HTML5, वेट वेट वेट, एंड और ट्राई करके देखो। इंटीजर फिल्टर वैलिडेट ईमेल ट्रिपल इक्वल टू 0, लॉजिक तो ठीक है, एरर भी कोई रिटर्न नहीं कर रहा हमें, लेकिन इनवैलिड में इसको पास कर रहा है। चलो इसको चेक करते हैं क्या दिक्कत है।
आईपी एड्रेस के साथ ट्राई करके देखो। वैलिडेट एन आईपी एड्रेस। The following example uses the filter underscore variable function to check if the variable $ip is a valid IP address. IP stand for इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए तो एक एग्जांपल बनाइए इसके लिए। वैलिडेट एन IP। तो यहाँ से सेव एज करके बना लेंगे एक फाइल वैलिडेट एन IP डॉट PHP। तो IP जनरली जो होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर CMD लिख के कुछ दिखाऊँ, हम नॉर्मली लिखते हैं IP कॉन्फ़िग। तो जैसे इस कंप्यूटर का जो IP एड्रेस है वो ये है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जनरली ये दो के कॉम्बिनेशन में या सिंगल के कॉम्बिनेशन, लेकिन ये जो चीज़ है ये दो आपकी फिक्स देंगे 192 168। आगे का ये आपका सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो जैसे हमारा जो IP हुआ, हम इसको यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर लाके हम लोग इसको कर लेंगे कॉल। और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, IP इस तरह से। और ये जो वैल्यू है आपको कोट में रखनी है इस तरह से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना डेसिमल जो होता है वन टाइम काउंट होता है और यहाँ डेसिमल जो है मल्टीपल टाइम आ रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा, आपका ये इंटीजर में कंसिडर नहीं होगा, आपको एज ए टेक्स्ट इसको कंसिडर करना है। फिर आप यहाँ जाके लिखेंगे वेरिएबल, जहाँ पर मैं ये डिफाइन किया हुआ है इसको आप कर देंगे क्या, IP। और यहाँ लिखेंगे फिल्टर वैलिडेट IP। तो आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में IP का इसमें अवेलेबल हो जाएगा। और अगर ये फॉल्स है इट मीन्स कि ट्रू है, लिखेंगे IP इज वैलिड, अदरवाइज IP इज नॉट वैलिड। यहाँ कॉल कर देते हैं $IP को, तो लिख के भी आएगा कि दिस इज नॉट वैलिड IP। तो चलिए रन करेंगे इस फाइल को। यहाँ से करेंगे रिफ्रेश, वैलिडेट एन IP। तो IP क्या लिखा रहा है, इज़ अ वैलिड। ठीक है, अगर आपका IP एड्रेस प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो ये उसको क्या कर देगा, इनवैलिड। तो जैसे कि हम यहाँ से इसको कुछ इस तरह से कर देते हैं और यहाँ जाके करते हैं रिफ्रेश, तो क्या बन गया, नॉट वैलिड। क्योंकि IP जो है 4 के कॉम्बिनेशन में चलता है, इसलिए वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें सर यूजर से उसकी IP लेनी हो तो? हाँ तो हम एक फील्ड बना देंगे। वैसे यूज़र कभी अपनी IP देता नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस जगह से यूज़र फॉर्म सबमिट करता है हम पीछे से सीक्रेटली उसकी IP कैप्चर कर लेते हैं, किस IP से डेटा आया। और जनरली हर कोई साइट ओनर ये करता है, मतलब बिना यूज़र का होता है उसकी IP हम लोग उठा लेते हैं कि भेज कहाँ से रहा है डेटा। अब वो चला रहा है VPN, तो हमें पता चल जाएगा ना कि भाई मेरी साइट का काम UK और US में तो कुछ है ही नहीं, तो एक्चुअल में यूज़र है बैठा कहाँ है, तो IP पता बता दे कि भाई बंदा कहाँ है। रिटारगेटिंग के लिए भी बहुत यूज आता है IP। हाँ, वहाँ भी हम लोग चला सकते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि कई बार ना बहुत सारे लोग स्पैमिंग करते हैं फॉर्म सबमिशन की, तो मुझे ये भी पता चल जाए कि एक IP से कितनी बार फॉर्म सबमिट हुआ है, क्या मेरे पास यूनिक यूज़र है या फिर डिफरेंट यूज़र है। पता चला हर बार IP जो है वो एक ही आ रहा है लेकिन सबमिशन अलग अलग आ रहे हैं, और हम देख के खुश हो रहे हैं, भाई पता है देखो हमारे पास इतना गए। एड एजेंसीज वाले जनरली क्या करते हैं, मार्केटिंग वाले लोग अपनी एक टीम बैठा के रखते हैं फेक की,
वो बनाते जा रहे हैं भाई सब वहाँ पे कि देखो सर इतना एंगेजमेंट आ रहा है आपका, तो पता चल जाता है। अगर डेवलपमेंट टीम ने उनको नहीं बता रखा और जब भी जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा फट से ट्रेस हो जाएगा भाई किस आईपी से डेटा आया, पता चला जी एक पर्टिकुलर लोकेशन से उसी एक आईपी से फॉर्म आ रहे हैं दबा दो। नेक्स्ट, वैलिडेट एन, जैसे कि ईमेल, यहाँ पे लिखेंगे सैनिटाइज एंड वैलिडेट एन ईमेल एड्रेस। The following example uses the filter variable functions to check, यहाँ से करो, to first remove all illegal characters from the $email variable. Then check if it is a valid email address. वैलिडेट एन ईमेल, फाइल अपने पास अवेलेबल है, यहाँ जाइए, इसको कर देंगे $email। हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन कर दिया लाइक info@bestAnimation India.com। सो ये हमारा क्या हो गया, ईमेल आईडी हो गया। बस यहाँ पर जाके आपने लिखना है क्या कि भाई फ़िल्टर करो ईमेल को, और ये काम आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। ये सारा कमांड हम यहाँ से करेंगे कॉपी, और ईमेल के अगेंस्ट आप इसको डिफाइन कर लो, $email। यहाँ पे लिखेंगे फिल्टर वेरिएबल ईमेल, और यहाँ पे लिखेंगे फिल्टर वैलिडेट आईपी जगह पर ईमेल। ठीक है, यहाँ पर फॉल्स वॉल्स लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, और आईपी की जगह पर क्या लिख देंगे, ईमेल। तो ईमेल के अगेंस्ट हम लोग अगेन ईमेल को चेक कराएंगे। यहाँ पे लिखेंगे फिल्टर वेरिएबल में ईमेल, और यहाँ लिखेंगे फिल्टर वैलिडेट ईमेल == फॉल्स, तो यहाँ पर लिख देंगे $email is valid, email is not valid। यहाँ जाइए, रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ से इसका नाम आपने चेंज करना है। ईमेल, ना क्लिक, तो यहाँ पे लिखा है ईमेल इज़ नॉट वैलिड। ईमेल इज़ नॉट वैलिड काहे आ रहा है, जरा इसको चेक करूँ। इस लाइन को ज़रा कमेंट कर लो और फिर से इसको चेक करो, वेट कर लो भी। अब सही है, ठीक है। और हम यहाँ से जैसे .com हटा देते हैं, क्या हो गया, नॉट वैलिड। ठीक है, तो इस तरीके से चेक कराया जा सकता है इसका। तो ये बन गया अपना ईमेल वाला। ऐसे आप यूआरएल के लिए भी बना सकते हो, बस उसमें आपने लिखना है यहाँ पर यूआरएल, और फिल्टर वैलिडेट में यूआरएल आ जाएगा, तो आपका यूआरएल वाला काम हो जाएगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट, सैनिटाइज एंड वैलिडेट अ
URL. The following example uses the filter functions to first remove all illegal characters from the URL, then check if it is a valid URL. यहाँ आएंगे validate a URL. any use होगा सर आपकी जगह. Sorry. और यहाँ पर हमने इसकी फाइल बनाई URL की, नहीं सर. तो एक फाइल यहाँ से ईमेल वाली ले लो चाहो तो, और उसको URL बना दो. और यहाँ पर जाके एक आप URL के नाम से वेरिएबल बना लोगे, और इसको आपने क्या करना है, Ctrl D, ऐसे वेरिएबल पकड़ना पूरा. तो हमें इसको क्या लिख देंगे, $URL, सब जगह के साथ चेंज. और URL में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दो, जैसे कि https livastu.com, और यहाँ से इसमें क्या लिखेंगे, URL. लिखा फिल्टर वेरिएबल, एक ब्रैकेट छूट गया, इसको लगाओ, अब सही है. और यहाँ जाके लिख देंगे URL इज वैलिड एंड URL इज नॉट वैलिड. Ctrl S करेंगे इसको, और इस फाइल को यहाँ पर जाके करेंगे चेक, रिफ्रेश बैक. URL इज नॉट वैलिड. कहे भैया हमने पाथ में कुछ गलत लिखा है क्या, https www.filter validate URL. अच्छा हाँ, वो इधर डालना पड़ेगा आगे, == false. तो यहाँ लिखो false. अब चेक करो क्या रहा है, URL इज़ वैलिड. और अगर हम यहाँ से डॉट को हटा देते हैं तो स्टिल अभी भी वैलिड हमें दिखा रहा है, यानी कि इतना पार्ट कट करो, फिर चेक करो, URL इज़ नॉट वैलिड. बीच की स्लैश हटा के देखो, इज़ नॉट वैलिड, ठीक है. डॉट हटा के देखो, इज़ वैलिड. तो ये बेसिकली URL में जो भी आप डोमेन प्रीफिक्स डालते हो, तो ये उससे आगे की वैल्यू को चेक करता है, ठीक है, कि यूज़र ने प्रॉपर https www डॉट वगैरह लिखा है या नहीं लिखा है, या फिर बिना www के भी शायद ये इसको वैलिड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है. क्योंकि आजकल इस तरह का भी URL चलता है ना, मास्किंग वाला. इस केस में सर जैसे हमने URL वैलिडेट करवाया हाँ फॉर्म पे, उसने डोमेन एंटर डाल दिया, हाँ, तो क्या होगा उस केस में? क्या मतलब, खाली सिर्फ डोमेन नेम डाल के करें, हाँ. ओनली इतना पार्ट ले लेते हैं, और इसकी कॉपी बना लो, कॉपी पेस्ट कमेंट, ओनली इतना रखना है, नहीं .com रखना है, इनवैलिड आएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि ये इसको चेक करता है ना, ये जो आगे का पार्ट होता है. अगर उसको https FTP अगर नहीं मिलेगा तो ये इनवैलिड रहेगा. फिर हम इस केस में वो डोमेन वैलिडेट करवाना पड़ेगा. हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले से लिख के डालना पड़ेगा. जैसे होता है ना कि फ्लिपकार्ट पर लॉगिन करने जाते हैं तो +9 ऑटोमेटिक आ जाता है. जैसे हम लोग गूगल एनालिटिक्स में आते हैं, प्रॉपर्टी बनाए तो https पहले से लिखा आता है. जैसे एग्जांपल के लिए गूगल सर्च कंसोल,
तो गूगल ने क्या करा कि HTTP वगैरह यूज़र लिखे ना लिखे तो उन्होंने पहले से लिख के डाल दिया। और जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ साइट मैप में आते हैं, तो उन्होंने क्या करा, जो भी आपकी वेबसाइट है उसका नेम पहले से डिफाइन कर दिया, बस अपना पाथ बता दो आगे। ठीक है, तो इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं। और जब लोग पहली बार अपना साइट मैप सबमिट कर रहे होते हैं तो हमें सिर्फ अपनी वेबसाइट का नेम बताना होता है। तो पहले सिर्फ प्रॉपर्टी का नेम बताओ, देन प्रॉपर्टी के अंदर किस चीज़ को आप वैलिडेट कराना चाह रहे हो उसका नेम बताओ। गूगल एनालिटिक्स, अब यहाँ पर आपको जैसे प्रॉपर्टी डिफाइन करने जाते हो, मैंने लिख दिया नाम इज डेमो इंडियन रुपीज़, खाली बस हमें अपनी आगे वेबसाइट का नेम बताना है। HTTPS या HTTP पहले से लिख के दिया, तो आप फील्ड को पहले से एक अपना प्रीफिक्स बना के डाल दो। तो मतलब इसमें हम लोग URL को वैलिडेट नहीं कर रहे, बस हम ये पैटर्न चेक करें कि www डॉट है कि नहीं है, mywebsite.com वहाँ पर जैसे लिखा हुआ है तो उन्होंने बता रखा है www डॉट आपको लिखना है, और आगे जो भी अपनी वेबसाइट, जैसे मैं लिख देता हूँ ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक वैलिड URL बन गया। अब मैं इसके आगे ऐसे लिख दूँ या www डॉट ला के लिख दूँ, लेकिन अगर आपने लिख दिया HTTPS तो देख रहे हो इनवैलिड हो गया तुरंत, क्योंकि उसने ऑलरेडी लगा रखा है वैलिडेशन के लिए। तो यूज़र ये नहीं लिख सकता, बाकी ये लिखना चाहे लिखे, नहीं तो सीधे अपने डोमेन को डिफाइन कर सकते हो। कस्टम वैलिडेशन जो हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन डाल के बनाते हैं वो बनानी पड़ेगी इस केस में। तो ये था आपका वैलिडेशन वाला पार्ट, इसको हटा दो, इसको एक्टिव कर लो। तो सैनिटाइज कैसे करें, जैसे हमारा IP है यहाँ पर, ये जैसे हमारे पास ईमेल है, तो सैनिटाइज करने के लिए हम सेम ही यूज़ करते हैं। हमने हटा दिया था, इसको दोबारा से डाल देते हैं। यहाँ पर आप जाके लिखेंगे इतना पार्ट, और इसको यहाँ पर आपने कॉल करा लेना है। बस आपने यहाँ जाके लिखना है इसकी जगह पर सैनिटाइज। ठीक है, क्या लिखा रहा है, ईमेल। तो पहले सैनिटाइज करो, देन फिर वैलिडेट करो। ठीक है, ये आपने करना है। इसके आगे से ये डिफाइन हटा दो। इसी तरह से जब आप URL के साथ काम करेंगे तो URL में भी आपने यही करना है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिल्टर सैनिटाइज में कुछ गलती है, फिल्टर वेरिएबल डॉलर हट गया यहाँ से, कॉमा भी हट गया। तो पहले सैनिटाइज देन वैलिडेट। तो अगर कुछ उसमें गड़बड़ है तो उसको पहले क्लीन अप करो, देन फिर डेटा उसका प्रोवाइड करो। तो सर जैसे हमने URL वैलिडेट करा है, हाँ, उसके साथ साथ हम डोमेन इसी में वैलिडेट करवा सकते हैं। डोमेन का अलग है, डोमेन के लिए डोमेन वाला सिस्टम है। वैलिड और करके नीचे इफ में
यहाँ पर नीचे हाँ और एक मिनट रुको, पहले मैं देखना वैलिडेट के अंदर डोमेन का हमारा ऑप्शन है शायद। डोमेन है ये हाँ include your- अवेलेबल है, इसके अंदर है, 277 नंबर पर है, लेकिन डोमेन की सैनिटाइजेशन का नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि डोमेन तो आपका बेसिकली सीधा वही होता है जो विदाउट डब्ल्यू डॉट और विदाउट डॉट कॉम होता है। So, यानी कि जैसे लीवास्तु डॉट कॉम डॉट इन से मुझे मतलब नहीं है, जो लीवास्तु दैट इज़ अ डोमेन, जो कीवर्ड है, ठीक है, तो उसमें सैनिटाइजेशन डोमेन में तो जैसे लीवास्तु.com आएगा ना नहीं, डोमेन में। डोमेन जो माना जाता है सिर्फ जो आप खरीदते हो वो चीज़ होती है, डॉट कॉम नहीं माना जाता, डॉट कॉम इज़ अ प्रीफिक्स, ठीक है, वो डोमेन का पार्ट नहीं होता। आपने जो नेम बुक किया है वो आपका डोमेन का पार्ट होता है, नहीं तो यहाँ पे सैनिटाइजेशन ज़रूर दिया होता है उसके लिए। नहीं जैसे कहीं कहीं हम डोमेन पूछता हुआ हमसे, हम्म, अगर हमने सीधा लीवास्तु डाला तो एरर शो करेगा। वो आपका यूआरएल पे वैलिडेट होता है, उसके पीछे जो वैलिडेशन होगा वो यूआरएल का लगा होगा। नहीं नहीं सही है, अभी पहले वाला बैच चल रहा है, बैठ जाओ, ख़त्म हो गया।